Good afternoon, favorite cadets. आज के क्लास में हम लोग नेशनल इंटीग्रेशन एनआई जिसको बोलते हैं उस यूनिट को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है नेशनल इंटीग्रेशन, इम्पॉर्टेंस एंड नेसेसिटी। नेशनल इंटीग्रेशन क्या है? राष्ट्रीय एकता। अच्छा, व्हाट इज इट्स इम्पॉर्टेंस एंड व्हाट इज इट्स नेसेसिटी, इसके बारे में कायदे से आज इसको डिस्कस करेंगे। आप लोग नोट्स बनाने के लिए कापी पेंसिल जो भी कुछ हो तैयारी उसको कर लीजिए। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन क्या है, राष्ट्रीय एकता क्या है, क्या महत्व है इसका। आजकल का जो परिवेश है पूरे वैश्विक स्तर पर और देश में अपने, अगर हम नेशनल स्तर पर देखें या इंटरनेशनल स्तर पर देखें, दोनों ही आप लोग काफ़ी अवेयर होंगे टेलीविज़न के माध्यम से, विभिन्न न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, कि देश के अंदर और देश के बाहर कितने ही असामाजिक जो तत्व हैं वो राष्ट्रीय एकता के लिए बड़े गंभीर बने हुए हैं। क्या कारण है, कैसे उनसे हम निपट सकते हैं, इस बारे में हम इसको आज यहाँ पर विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। पहले तो हमको देखना है कि नेशनल इंटीग्रेशन क्या है। राष्ट्रीय एकता का मतलब है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें वो धर्म, जाति, क्षेत्रवाद, इन सब बातों से ऊपर उठते हुए एक साथ शांतिपूर्वक रह सके। इसमें क्या क्या विभिन्न फैक्टर्स हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इमोशनल, ये इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। ये सब मिलते हैं एक दूसरे से, जब मिल जाते हैं तब वो किसी भी राष्ट्र के लिए, अपना राष्ट्र हो, हम यहाँ पर अपने ही राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो अपने राष्ट्रीय एकता के लिए एक कड़ी का काम करते हैं। अगले स्लाइड पर हम चलते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता का इम्पॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है अपने लिए। आप अपने घर में तभी तक सुरक्षित महसूस करते हैं जब तक कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हो, और उन सीमाओं को सुरक्षित करने का दायित्व हमारे वीर सैनिक उठाते रहते हैं। आदिकाल से उठा रहे हैं और अभी अनंत काल तक उठाते रहेंगे। राष्ट्रीय एकता अब दो चीज़ों को हमको ध्यान देना होगा। राष्ट्रीय एकता केवल एक्सटर्नल नहीं है, बॉर्डर पर ही नहीं है, एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरीके से दोनों एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जितने बाह्य कारक उत्तरदायी हैं उससे कहीं ज़्यादा आंतरिक कारक उत्तरदायी है। बाह्य कारक जो हमको शत्रु देश हैं उनके बारे में, उनकी जो भी मूवमेंट होती हैं या होने वाली होती हैं उसके बारे में तो लगभग कमोबेश सबको पता चल जाता है। आज साइंस इतना विकसित हो चुकी है, स्पेस साइंस इतना विकसित हो चुकी है, हमारे देश की कई उपग्रह ऊपर से निगरानी करती रहती हैं, और सारे देश की जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें से जो कुछ शत्रु देश हैं उनके सैनिकों की क्या हलचल है बॉर्डर पर, वो सब कुछ पहले से ही हमको पता चल जाता है और उस आधार पर हम अपनी नीतियों को बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इंटरनल फैक्टर्स को देखें तो हमारे देश में, चूँकि हमारी देश इतना बृहद है, इतना विशाल है, इतनी विषमताएँ भी हैं कि उसमें
बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अभी मैं एक एक करके उसको डिस्कस करूँगा यहाँ पर कि कौन कौन से इंटरनल फोर्सेस हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए नुकसानदायी हैं और समय समय पर इस पर आघात करने की चेष्टा करती रहती है। तो शांतिपूर्वक जीवन यापन करने के लिए, किसी भी देश में समृद्धि लाने के लिए और उत्तरोत्तर विकास के सोपान को प्राप्त करने के लिए वहाँ की जो नेशनल इंटीग्रेशन है यानी राष्ट्रीय सुरक्षा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। क्योंकि जब तक राष्ट्र सुरक्षित नहीं है, राष्ट्र के नागरिक के रूप में आपके अंदर अगर असुरक्षा की भावना है, तो आप देश की विकास में अपना योगदान पूर्ण रूप से जितना देना चाहिए उतना नहीं दे पाते हैं। एज एनसीसी कैडेट्स आप क्या कर सकते हो राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, आप अपना कैसे योगदान दे सकते हो, इसको भी आपको सोचना होगा। जैसे जैसे आप विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, विभिन्न चैनल्स के माध्यम से, बहुत सारी किताब हैं, किताबों को जैसे जैसे स्टडी करेंगे, पुराना इतिहास देखेंगे, तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी कि किस देश का कैसा नेचर रहा है। उस आधार पर आप अपने को तैयार कर सकते हो। एज ए इंडिविजुअल आपका जो इंडिविजुअल एफर्ट्स है वो भी नेशनल इंटीग्रेशन के लिए कितना पॉजिटिव अप्रोच ला सकता है, इसको भी आपको स्वयं से देखना है। अगले स्लाइड पे चलेंगे डिस्कस करने के लिए एसेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, क्यों आवश्यकता है राष्ट्रीय एकता। तो नेशनल इंटीग्रेशन इज एन इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बॉन्ड विच बाइंड्स ऑल ऑफ इंडियंस irrespective of caste, creed, color, race, religion and region। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता ऐसा भावनात्मक रिश्ता है जो हमको आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे से बांधता है। राष्ट्रीय एकता वह कड़ी है। यदि हम राष्ट्रीय एकता की बात करेंगे तो जिस समय हम राष्ट्रीय एकता की बात करेंगे उस समय हम जाति, धर्म, मजहब और रंग, धर्म, क्षेत्रवाद, ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं, इनसे बहुत ऊपर उठ के हम बात करते हैं। और राष्ट्रीय एकता ही वह कड़ी है जो भारत जैसे विशाल देश को विभिन्न सांस्कृतिक विषमताओं के बावजूद, विभिन्न धार्मिक विषमताओं के बावजूद, विभिन्न जातिगत विषमताओं के बावजूद एक राष्ट्र के रूप में हम सबको एक साथ बांधकर एक साथ चलने के लिए प्रेरित करती है। नेशनल इंटीग्रेशन में क्या क्या है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख कड़ी हैं जो राष्ट्रीय एकता के लिए उत्तरदायी हैं और जिनके आधार पर राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है या मजबूत किया जा सकता है। तो पहला इसमें आता है कल्चरल इंटीग्रेशन, सांस्कृतिक जो एकता है। अलग अलग धर्म के बावजूद भी सांस्कृतिक रूप से हम एक दूसरे से काफ़ी इंटररिलेटेड हैं। अगर हम कुछ आप वैसे इतिहास के भी स्टूडेंट होंगे, कैडेट्स होंगे जो इतिहास थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, वैसे हाई स्कूल तक नागरिक शास्त्र और थोड़ा बहुत इतिहास के बारे में साइंस के भी विद्यार्थी पढ़े होंगे, तो हर्ष के समय में या उससे पहले समुद्रगुप्त के समय में भी भारत की जो सीमाएं थी अफगानिस्तान से लेकर के ये जो बर्मा है, भूटान जिसको है, और म्यांमार जिसको बोल रहे हैं, वहाँ से लेकर पाकिस्तान, तो अभी हाल में ही अलग हुआ अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये काफ़ी दूर तक ईरान की फारस खाड़ी तक हमारी सीमाएं हुआ करती थी और उनसे हमारे बहुत सारे सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ करते थे। सांस्कृतिक रूप से हम एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अभी हाल में ही आप लोगों ने अखबार पढ़ा होगा, न्यूज़ चैनल देखा होगा, तो एक न्यूज़ आई थी कि अपने भारत के जो रक्षा मंत्री हैं माननीय राजनाथ सिंह रूस की यात्रा पर गए थे और रूस की यात्रा के बाद एकाएक वो ईरान चले गए थे, तेहरान।
तो तेहरान के विदेश मंत्री का वहाँ से बयान आया था कि भारत और ईरान के बीच में सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराना है। यदि हम किसी देश से मैत्री संबंध स्थापित करते हैं तो ये दुहाई अक्सर दिया जाता है कि हमारे बीच में कल्चरल या जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है बहुत वर्षों पुरानी है। एक ऐसा भावनात्मक ये रिश्ता है, ऐसा भावनात्मक पहलू है जिसके द्वारा हम आसानी से एक दूसरे से बाइंड अप होते हैं। ये तो रही विदेश की बात। अपने देश में ही अलग अलग हम नॉर्थ रीजन को देखें, साउथ रीजन को देखें, ईस्ट को देखें, वेस्ट को देखें, तो वहाँ पर धार्मिक रूप से, रूप रंग के और शारीरिक बनावट के रूप में आप देखोगे तो एक बहुत सारी भिन्नताएं मिलेंगी। लेकिन फिर भी अगर हम सांस्कृतिक रूप से देखेंगे तो इतनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा सभी पूरे भारतवर्ष में है कि बहुत सारी सांस्कृतिक विरासत, साझा विरासत लगभग कम है। तो ये सब हमको इतना मजबूत एक बांध प्रदान करती है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और आसानी से जुड़ते हैं, अपनत्व की भावना बढ़ती है और ये सब राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सेकेंड अगर हम देखेंगे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, आर्थिक एकता। आर्थिक एकता यदि हम पहले विश्व स्तर से देखें तो आज तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में कोई भी बंधन लगभग नहीं रह गया है। एक कंट्री दूसरे कंट्री के सारे प्रोडक्ट को एक दूसरे के यहाँ बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। हल्का फुल्का समय समय पर कुछ उसमें बंधन लगाते हैं लोग, थोड़ा बहुत कस्टम ड्यूटी और सीमा शुल्क जो भी है थोड़ा बहुत लगाते हैं। अगर किसी देश से द्विपक्षीय रिश्ते खराब होते हैं तो उस स्थिति में इसको थोड़ा सा टाइटन करते हैं, स्थिति मजबूत, इसको थोड़ा सा कठिन बना देते हैं वहाँ से व्यापार को। नहीं तो मुक्त आर्थिक, जब से मुक्त व्यापार शुरू हुआ है, देश के कोने कोने से कोई भी एक देश का व्यक्ति अपने माल को किसी भी दूसरे देश के व्यक्ति से आदान प्रदान कर सकता है, खरीद फरोख्त कर सकता है, कोई उसमें। अब अगर हम अपने देश में ही देखें तो यहाँ भी ये सारी बातें उस समय नगण्य हो जाती हैं। अगर हम भारत को देखें, देश को देखें तो इस समय क्या काफ़ी पिछले समय से, मध्य युग से पहले ही अगर हम देखें तो एक ऐसी परंपरा हमको देखने को मिलेगी आज के भी काल में कि जो अमीर हैं अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं। ये सब इकोनॉमिक इनजस्टिस है, विषमता। ये सोसाइटी में ऐसी विषमताओं के कारण राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ती है। तो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए ये भी आवश्यक है कि हमारे देश में जो विभिन्न सोसाइटी हैं, पुअर सोसाइटी हैं, उनको इतना प्रोत्साहन दिया जाए, हर तरीके से उनको इस प्रकार से सबल बना दिया जाए कि वो मुख्य धारा में शामिल हो सके, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें, अपने को अलग थलग न महसूस करें। तो इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर जितना प्रयास की ज़रूरत होती है उतना ही प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक की भी अपने स्तर पर, स्वयं के स्तर पर जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने स्तर पर भी इसको दूर करने का प्रयास करे और जहाँ तक संभव हो इस जो खाई है अमीरी गरीबी का, इसको पाटने का कार्य करें। अब इकोनॉमिक इनइक्वलिटी के जो विभिन्न अगर कारणों पर हम नज़र दौड़ाएंगे, देखेंगे कि क्या कारण है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, तो बहुत सारे चीज़ हैं इसमें। अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है और आज के दौर में हम देखेंगे तो ये तो बड़ी भीषण होती जा रही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, कहने के लिए तो सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना काल में तो काफ़ी नेगेटिव में जा रहा है। उसको अगर हम छोड़ दें तो इधर बीच को यदि हम छोड़ दें तो पिछले कई डिकेड से हमारा जीडीपी जो है ग्रोथ रेट वो बढ़ रही थी।
लेकिन वो बढ़ तो रही है, लेकिन कितना एम्प्लॉयमेंट का सृजन कर पा रही है इसको भी हमें गौर करना पड़ेगा। मशीनीकरण के दौर जब से शुरू हुए हैं, मशीनीकरण के दौर में हर इंसान को जो कार्य मिलता था उसमें धीरे धीरे कमी होती आ रही है। इंसान के जगह अब मशीनों से काम लिया जाने लगा है। आप देखेंगे मिट्टी उठाने के लिए पहले एक ट्राली मिट्टी भरने के लिए 4 मजदूर लगते थे, अब केवल एक आदमी आता है और मशीन के द्वारा 1 मिनट में पूरी ट्राली वो लोड और अनलोड कर देता है। यानी वो कितने लोगों का रोज़गार एक मशीन अकेले खा रहा है, ये भी आपको देखने की ज़रूरत है। हालांकि त्वरित विकास में मशीन के जो उपयोग की जो क्षमता है उसको हमको बढ़ाना ही होगा, नहीं तो काफ़ी पीछे हम रह जाएंगे। फिर भी उसके साथ साथ हमको ये भी बैलेंस करना होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे हम उबरते हैं, उसको भी हमको साथ साथ में देखना होगा। किसानों की दुर्दशा ये भी देख रहे हैं, चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन दिक्कतें क्या हो रही हैं, किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, बिचौलिए खा जा रहे हैं। मेहनत श्रम तो किसान करता है, लेकिन उसका लाभ कोई और वर्ग उठाता है। तो ये सब कारण ऐसे हैं जिसके कारण असंतोष आती है, और असंतोष फैलने के कारण ही समाज में असंतोष जब भी फैलेगा वो देश की सुरक्षा और एकता के लिए हमेशा खतरा बनेगा, या उसके लिए एक सिरदर्द का कारण बनेगा। इन सबको समय रहते दूर करने की आवश्यकता होती है। अगला हम देखेंगे पॉइंट पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की आवश्यकता क्यों होगी? आप अगर कई छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों पर अगर नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर कमोवेश जितनी पार्टियां छोटी हैं क्षेत्रीय स्तर की, उनकी राजनीति का शुरुआत जाति और धर्म के आधार पर शुरू होती है। छोटी पार्टियों क्या, हम तो इसमें बड़ी पार्टियों को भी शामिल करेंगे, बड़ी पार्टियां भी इसी में शामिल हैं। तो यदि क्षेत्रीयता के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति होती रहेगी तो वह अपने भारत जैसे महान राष्ट्र को एक सूत्र में कभी नहीं पिरो पाएगी, बल्कि उसको विखंडित करने का ही कार्य करेगी। इसलिए पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे राजनेता इस बात को समझें, सारे पार्टी के राजनेता इस बात को समझें कि राजनीति के लिए अपने स्तर को इस स्तर तक नीचे न ले जाएं कि जिसमें वो जातीयता, धार्मिकता के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश करें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पर चलने वाला चीज़ नहीं है। लॉन्ग टर्म पर देखेंगे तो ये देश के लिए जितना नुकसानदायक है, व्यक्तिगत रूप से उनके लिए भी उतना ही हानिकारक रहती है। रिलीजियस इंटीग्रेशन यदि हम देखें, धार्मिक अभी बात आई रही थी, तो रिलीजियस इंटीग्रेशन ये एक बड़ा समाज का नाजुक चीज़ है। इसके भावनात्मक रूप से लोग अपने धर्म से जुड़े होते हैं, इसलिए धार्मिक उन्माद बड़े आसानी से समाज में फैलाया जा सकता है, और समय समय पर इसको फैला के जो असामाजिक तत्व हैं एकता में को खंडित करने का प्रयास करते रहते हैं। इसको कैसे दूर कर सकते हैं? रिलीजियस इंटीग्रेशन के लिए हमको एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना होगा। केवल एक यही ऐसा फैक्टर है, यदि हम एक दूसरे के धर्म को आदरपूर्वक और सम्मानपूर्वक दृष्टि से देखेंगे, उनके धार्मिक विचारों का हम सम्मान करेंगे, अपने धर्म के रीति रिवाजों का पालन तो करेंगे ही, और दूसरे के धर्मों के रीति रिवाज में हम कोई अनावश्यक दखल न दें। ऐसा करने के द्वारा हम अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत कर पाने में सक्षम हैं। अगला अगर हम पॉइंट देखें, सोशल इंटीग्रेशन, तो सोशल इंटीग्रेशन क्या है? सोशल इंटीग्रेशन में भी हम अगर देखें तो जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं, साथ ही साथ जो बिलो टू पुअर्टी लाइन में रहने वाले जितने भी सिटीजन्स हैं अपने देश के, वो लंबे समय से समाज में एक उपेक्षा की दृष्टि से देखे जा रहे हैं। स्वयं को वो उपेक्षित महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने में वे अपने को असमर्थ पाते हैं।
क्या किया जा सकता है, उनकी पुअर्टी को दूर कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट में उनको थोड़ा अधिक सहयोग दिया जा सकता है, दिया भी जा रहा है। हमारे संविधान में बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं, संविधान ने ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ दी हैं जिसके उपयोग के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रावधान है। समय समय पर नए नए प्रावधान सरकार द्वारा लागू किए जाते रहे, लेकिन क्या सबको बराबर रूप से एक जैसा सबको अवसर प्राप्त आज हो पा रहा है कि अभी भी नहीं प्राप्त हो पा रहा है? इस पर भी विचार करना होगा। इन सब पर विचार करने के द्वारा ही जो सामाजिक विषमता है उसको हम दूर कर सकते हैं और सारा समाज एकजुट होकर भारत की एकता और अखंडता के बारे में बात कर सकता है। What is the necessity of नेशनल इंटीग्रेशन? इतना सब कुछ डिस्कस करने के बाद अब इस पर हमको इस बात पर सोचना है कि राष्ट्रीय एकता का महत्व क्या है, क्यों आवश्यक है। बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं हमारे यहाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कास्टिज्म के आधार पर, कम्युनलिज्म के आधार पर, रीजनलिज्म के आधार पर, रिलीजियस जो बैर होती है उसके आधार पर, इंटॉलरेंस के आधार पर, जो लिंगानुपात जो हम कह सकते हैं कि जातीयता के आधार पर तो है ही, और लिंग्विज्म भी यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है, उसके भी आधार पर ये सब एक दूसरे से बटे दिखाई देते हैं समाज। ये सब बड़े क्षुद्र मानसिकता के लोग हैं जो इन छोटी छोटी बातों को आधार मानकर समाज को खंडित करने का प्रयास करते हैं। अपने निहित स्वार्थ को पूरा करने के लिए इन सब बातों को बेस बना करके छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देते हैं कि समाज में जो हम एक दूसरे के साथ उठते बैठते थे, कल तक मित्र थे, तुरंत अगले क्षण में एक दूसरे को अपना शत्रु मान बैठते हैं और छोटी छोटी बातों पर दंगा फसाद की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। ये सब चीज़ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और एकता के लिए बड़े खतरनाक है। इन सबको दूर करने के लिए जब तक सारा समग्र समाज एक साथ होकर सामूहिक शक्ति के द्वारा एक ही दिशा में प्रयास नहीं करेगा, हमारा भारत देश विकास की उच्चतम शिखर को प्राप्त नहीं कर सकता। हालांकि हमारे देश में ऐसी पोटेंशियल है, ऐसी शक्ति है कि वो विश्व गुरु बन सकता है और उसके काफ़ी करीब भी है। पिछले कुछ समय को हम देखें तो पूरे विश्व में हम एक आर्थिक और सामरिक दृष्टि से एक मजबूत ताकत बनकर उभर रहे हैं, लेकिन फिर भी उधर जहाँ हम एक तरफ उसकी दिशा में अग्रसर हैं तो हमारे यहाँ पीछे कई दंगे कम्युनलिज्म के आधार पर और छोटे मोटे से लेकर काफ़ी बड़े बड़े दंगे भी अपने देश में हुए हैं। इन सब कारणों से हम जितना आगे जाने का प्रयास करते हैं उतना ही हमारे पैर पीछे भी खिंच जाते हैं। यदि ये ड्राइविंग फोर्सेस न होती तो शायद हम आज काफ़ी और आगे होते। तो इसलिए इन सब ड्राइविंग फोर्सेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इनको दूर करने के लिए नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता बड़ा आवश्यक है। उसी के द्वारा हम एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में और एक विकसित राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया के सामने अपने को प्रदर्शित कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। अब हम अगले स्लाइड पे चलेंगे। ये है थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, भारत की या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कौन कौन से खतरे। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए थ्रेट्स अगर हम देखें तो अभी हमने शुरू में ही आपको डिस्कस किया था कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों भारत में पूरे अपने भारत राष्ट्र में शांति और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए हमको कुछ ड्राइविंग फोर्सेस जो ऐसी शक्तियां हैं जो देश को खंडित करने का स्वप्न देखती हैं, उनसे हमको पार पाना होगा और उसके बारे में हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। कौन कौन से हैं ऐसे ताकत। पहले तो हमको देखना है, क्लासिफिकेशन हम कर लें
अभी मैंने बताया एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। इंटरनल थ्रेट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके आप लिख लीजिएगा, काफ़ी कुछ आप जानते हैं। पुअर्टी, ये कोई पुअर्टी एक अदृश्य शक्ति है, दिखाई नहीं देती, फिर भी ये इतना बड़ा एक समझ लीजिए राक्षस है समाज को विकसित करने के लिए, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक गरीब या एक भूखा आदमी भूख के कारण कोई भी गलत कदम उठा सकता है। अगर उसका परिवार भूखा है, बहुत दिन से उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल पा रही है, तो राष्ट्र विरोधी जितने भी ताकतें हैं उसको थोड़े बहुत पैसे के लालच में उसके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम करवाने के लिए, तो ये इस पर हमको देखना होगा। अनएम्प्लॉयमेंट भी उसी तरीके से है। बेरोजगारी के कारण बहुत से नौजवान भटक जाते हैं और गलत दिशा में कार्य करना शुरू करते हैं, राष्ट्र विरोधी काम में शामिल हो जाते हैं, तो ये भी एक इंटरनल ट्रेट है इसका। अब है अनइक्विटेबल ग्रोथ, असामान्य विकास। किसी समाज में आप देखते हो तो कोई किसी विशेष समाज के लोग बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं, वहीं कुछ विशेष समाज के लोग आज भी बहुत गरीब हैं। तो जो ये अनइक्वलिटी है, इसके बारे में ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर इंटरनल ट्रेट है। इसको भी समय रहते इससे भी समाधान करने की ज़रूरत है। ये है बेंडिंग गैप बिटवीन हैव एंड हैव नॉट, जिसके पास कुछ है या बहुत कुछ है और कुछ हैं जिनके पास कुछ भी नहीं। तो ऐसे के बीच में यानी अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, इसको भी हमको दूर करना होगा। ये जो खाई है ये भी बहुत बड़ा शत्रु है। फेलियर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट और गवर्नेंस। अगर हम सरकारी तंत्र को देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र को देखें, प्रशासनिक तंत्र को देखें, तो वो भी कई जगह पर फैला। बहुत सारी सरकारी नीतियाँ, बहुत सारी सरकारी ऐसी योजनाएं आती हैं जो ऊपर से तो चलती हैं, लेकिन जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होना होता है वो आज भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। यानी ये इसको हम भ्रष्टाचार कर सकते हैं। तो भ्रष्टाचार भी एक प्रकार से बहुत बड़ा इंटरनल ट्रेट है, ये भी शत्रु है, इंटरनल आंतरिक शत्रु है। कम्युनल डिवाइड, इंक्रीजिंग कम्युनल डिवाइड। आज भी हम देखें तो धर्म के आधार पर डिवीज़न या विषमता, एक दूसरे के प्रति विद्वेष की भावना जो पनप रही है या कह रहे हैं कि अब उत्तरोत्तर चरम पर पहुंचती जा रही है, ये किसी भी देश की प्रकृति के लिए बहुत ही बड़ा थ्रेट है। इसको समय रहते समाधान करने की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। ये इंटरनल ट्रेट्स में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कम्युनल डिवाइड है। तो इसको जो धार्मिक असंतोष है, डिवीजन है, इसको नहीं पनपने देना चाहिए, इस पर भी काम करना होगा। इंक्रीजिंग कास्ट अवेयरनेस एंड कास्ट टेंशन। जात धर्म को छोड़ दीजिए, अब जातीय स्तर पर जाइए। एक ही धर्म के अंदर जो जातियाँ और उपजातियाँ हैं, उनके बीच में भी जैसे जैसे चेतना बढ़ रही है, वो अपने ही जाति के उत्थान के बारे में सोचती हैं। किसी भी कीमत पर उनको केवल अपना उत्थान चाहिए, बाकी समाज से उनको मतलब नहीं है। ऐसा भावना जो धीरे धीरे डेवलप हमारे समाज में हो रहा है, ये भी राष्ट्रीय एकता के लिए और राष्ट्र की संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसको भी इस पे भी सबको विचार करने की आवश्यकता है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं जो अपने, अभी शुरू में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि जाति, धर्म और भाषा के आधार पर राजनीति करती हैं। तो ये जो कार्य करते हैं वो भी इंटरनल थ्रेट्स के अंदर आती है, वो भी आंतरिक शत्रु के वर्गीकरण के क्लासिफिकेशन के अंदर में कवर होती है। अगर आप डिस्कस करें तो पोरस बॉर्डर, हमारे आज बॉर्डर लाइन आज भी अगर भारत नेपाल को देखिए, भारत बांग्लादेश को देखिए, भारत पाकिस्तान देखिए, भारत चाइना देखिए, इतनी लंबी बॉर्डर लाइन है, हज़ारों किलोमीटर लंबी। अभी भी सब जितने भी बॉर्डर हैं हमारे किसी कटीले तार या ऐसे कहिए कोई
दीवार या किसी ऐसी ऑब्स्टेकल के द्वारा इतना सुरक्षित नहीं है कि आदमी एक दूसरे की तरफ आ न जा सके, जिसका फ़ायदा सारे असामाजिक तत्व उठाते हैं। आतंकवादी गतिविधियों में भी प्रयुक्त होती रहती हैं। उधर से सारे नशीले पदार्थ और विस्फोटक इत्यादि लेकर आसानी से आकर के देश के अंदर आतंक फैलाने का कार्य करती है। तो पोरस बॉर्डर है जो हमारी बॉर्डर लाइंस है, उसको भी सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में सोचने की आवश्यकता है। एक बहुत बड़ा थ्रेट है पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हम अगर नज़र दौड़ाएं तो एक से एक सनसनीखेज वारदात में शामिल हत्यारोपी, बलात्कार, लूट इत्यादि जैसे जघन्य अपराधों में शामिल अपराधी अपने न्यायपालिका की कुछ कमजोरियों का लाभ उठाते हुए कुछ ही दिनों में जेल से बाहर हो जाते हैं या कहिए बाज्यत बरी हो जाते हैं। ये जो न्यायपालिका की कुछ कमजोरियों को फ़ायदा उठाते हैं अपराधी तत्व और समाज में आकर विभिन्न अवांछित गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, वो भी कोई अच्छे आदमी नहीं है। जब समाज में मुख्य धारा में लौटेंगे तो उनसे अच्छे कार्य की अगर आप सोचो कि वो अच्छा कार्य करेंगे तो ये बेईमानी है। वो जब भी आएंगे अवांछित कार्य ही करेंगे। तो ये भी एक इंटरनल ट्रेट का बहुत बड़ा ही फैक्टर है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्सटर्नल ट्रेट्स के बारे में। एक्सटर्नल ट्रेट में क्रॉस बॉर्डर ट्रेट्स है, जो बॉर्डर के क्रॉस गतिविधियाँ होती हैं, मादक से तत्वों से लेकर के हथियारों से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं। आज से पहले कुछ अगर 15-20 साल पहले हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक सामान का तस्करी बहुत बड़े पैमाने पर नेपाल के बॉर्डर लाइन से भारत और नेपाल के बीच में हुआ करता था। सारे चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सामान बड़े आसानी से नेपाल के बॉर्डर से होते हुए भारत में इंटर हो जाती थी और करोड़ों अरबों रुपए के राजस्व का चूना लगाती थी। ये तो केवल वो चीज़ें हैं, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत बड़े पैमाने पर मादक तत्व जो द्रव्य हैं, पदार्थ हैं और तस्करी के द्वारा हथियार, विस्फोटक इत्यादि भी बड़े आसानी से बॉर्डर के क्रॉस आ जाते या करते थे। और आतंकवादियों का समूह जब चाहे बड़े आसानी से पूरी इतनी लंबी सीमा का पेट्रोलिंग तो संभव नहीं था। अब तो खैर सैटेलाइट से निगरानी हो रही है, उस समय इसकी बड़ी कमी थी। तो बड़े आसानी से वो घुस करके वारदात करके दूसरे पार चले जाया करते थे। आज भी चले जाते हैं, कहीं न कहीं वो सुरक्षा चूक का फ़ायदा उठा देते हैं। जितना सुरक्षा चाक चौबंद की टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है, अपराधी भी उतने ही हाईटेक होते जाते हैं उसी की तुलना में, तो वो भी अपनी गतिविधियों को उसी हिसाब से बढ़ाते हैं। अब अगर हम चाइना को देखें, पाकिस्तान को देखें, ये दो ऐसे इस समय शत्रु देश हैं जिनके बॉर्डर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं और उन्हीं बॉर्डर से उल्फा जैसे आतंकवादी, IS जैसे बड़े आतंकवादी, तालिबान के जो आतंकवादी हैं जैसे मोहम्मद के हैं, ऐसे बहुत सारे जिहादी ग्रुप हैं अल-कायदा के और इस तरह से, जो बड़े आसानी से बॉर्डर के दूसरे तरफ से बॉर्डर के अंदर अपने देश में आकर के यहाँ के नौजवानों को भटका करके इनके नौजवानों को मिला करके प्रलोभन के द्वारा या धार्मिक आधार पर किसी के द्वारा बड़े आसानी से अपने साथ मिला करके अपने मंसूबों को पूरा करने की चेष्टा करते हैं। भारत विरोधी कार्य को करते हैं और करवाते हैं। उनको कैसे रोकेंगे, कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में भी भारत सरकार काफ़ी कुछ कड़ाई से आजकल कार्य कर रही है। जिहादी टेररिज्म है, जिहादी गतिविधियाँ बहुत कुछ पहले एक स्टूडेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन बना था, सिमी बना तो था स्टूडेंट का ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन कुछ समय के बाद ही अपने लक्ष्य से भटक करके ये भारत विरोधी टेररिज्म गतिविधियों में शामिल हुआ और उस समय में 2002-03 के आसपास, 1 के आसपास बड़ी सिलसिलेवार ढंग से इन्होंने बम विस्फोट करके विभिन्न भारत के क्षेत्र में एक दहशत का माहौल पैदा किया था। अब केवल सिमी नहीं, आज अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे संगठन, किसी संगठन की नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे ऐसे संगठन जिहादी हैं जो जिहाद के नाम पर
लोगों को भटकाते हैं और बेरोजगार युवकों को देखिए इन सब सारी चीज़ों में जितने भी जिहादी अब तक गतिविधियाँ हुई हैं, भले ही आप अखबार टेलीविज़न में पढ़ते हो कि ये इतना बड़ा आतंकवादी है जो मैकेनिकल इंजीनियर का छात्र था, इंजीनियरिंग का छात्र था या इसका छात्र था, वो केवल छात्र ही था। बहुत कम ही परसेंटेज ऐसे हैं जो उच्च पदस्थ कोई कार्य करने वाला हो, रोजगार पाने वाला व्यक्ति इसमें शामिल है। तो जो पढ़ाई करने के बाद भी भले उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिया हो लेकिन उसको रोजगार नहीं मिला है, वो भी धन के लालच में बड़े आसानी से इनके संपर्क में आ जाता है और अपनी सारी जो बौद्धिक एनर्जी है, जो इंटेलेक्चुअल को छोड़ दीजिए, यहाँ इंटेलेक्चुअल की बात ही नहीं करेंगे, जितनी उसकी शक्ति है उसका शक्ति का सदुपयोग के छोड़ करके वो दुरुपयोग में शामिल हो जाता है। तो जो जितना पढ़ा लिखा होगा उतना ही मास्टर माइंड भी होगा, उनके अपराध करने का तरीका भी उतना ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसका जो मेन कारण है वो जिहादी टेररिज्म में वही ज़्यादा आसानी से फंसते हैं जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हों, आर्थिक रूप से पिछड़े हों, उनको बड़े आसानी से वो बहला फुसला करके अपने कार्य में वो शामिल करा लेते हैं, भारत विरोधी कार्य को करते हैं। ये भारत की एकता के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। अब नेशनल जो अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख क्या क्या टारगेट हैं, कौन कौन से ऐसे पक्ष हैं जिसके बारे में अगर भारत सरकार को और एज ए कैडेट आपको कुछ कार्य करना है, उसको भी आप सोचिए, उस पॉइंट को भी थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे। कौन कौन सा है? नंबर फर्स्ट क्या है? इंटरनल के साथ साथ हमको जो आंतरिक सुरक्षा तो देखेंगे ही, जो बाह्य सुरक्षा है उसको भी हमको चाक चौबंद करना होगा। डोमेस्टिक पीसेस जो आंतरिक विद्वेष होती हैं समाज में, बहुत प्रकार की होती हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले सिलसिलेवार ढंग से राजधानी दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, हर जगह पे 2-2, 3-3 महीने लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे रहे। तो ये सब जो इंटरनल ट्रेड्स हैं, ये धरना प्रदर्शन, ये किसी भी राष्ट्र को, अगर हम अपना खैर एक दूसरा पहलू भी देखें तो हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें प्रत्येक संविधान सभी व्यक्तियों को ये पूरी छूट देता है कि वो संविधान सम्मत तरीके से प्रोटेस्ट करने का अधिकार रखता है। लेकिन संविधान की उन्हीं शक्तियों का दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा होता है। उसका उपयोग न लेते हुए दुरुपयोग करते हैं और उसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोग राष्ट्र विरोधी कार्य भी करते हैं। तो उसको भी गृह मंत्रालय के साथ साथ, भारत सरकार के साथ साथ हम प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व है कि इस पे बड़े नज़दीकी से नज़र रखें और ऐसी छोटी छोटी घटनाएं ही बड़ी विशाल घटना का रूप लेती हैं। अगर उसको समय को रूप से ही निपटा दिया जाए तो शायद वो घटना बड़े घटना का रूप नहीं ले सकती। लॉ एंड ऑर्डर बनाने के में अपना प्रत्येक नागरिक का सहयोग चाहिए। छोटी बातों को कभी तूल देकर बड़ा न बनाए तो शायद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी विस्फोटक नहीं हो सकती। बहुत सारे पॉइंट्स हैं ये सब, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अंतिम पर आ जाते हैं कि अब कौन कौन सी की एलिमेंट हैं जिसके आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा को हम मजबूत कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल है, सोशियो इकोनॉमिक है, गवर्नेंस है, पॉलिसी एंड सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है, इंटेलिजेंस है, बॉर्डर मैनेजमेंट है, साइबर सिक्योरिटी है। तो एक नया वर्ड यहाँ पर अभी आप लोगों ने पढ़ा है, साइबर सिक्योरिटी। ऊपर तो बहुत सारे चीज़ों को हमने लगभग डिस्कस कर लिया था। साइबर सिक्योरिटी एक नया वर्ड है, टर्म है, जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। तो ये जान लीजिए कि आने वाले समय में जल से, थल से और आकाश से जो परंपरागत युद्ध होते रहे हैं उसकी अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक साइबर वार।
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही। अब यही समझ लीजिए कि मान लो जैसे कि हमारे यहाँ या किसी भी देश के यहाँ रडार लगा हुआ है, तो रडार का ऑपरेशन भी अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे उपग्रह के द्वारा ही होता है। अगर उस उपग्रह को किसी तरीके से हैक कर लें या उसको नष्ट कर दें तो आपकी सारी संचार प्रणाली उसी समय बैठ जाएगी। आप कुछ भी पता नहीं लगा सकते, न तो आपकी जो प्लेन, जहाज़, जंगी जहाज़ या रॉकेट कुछ भी उड़ रहे हैं उनकी सारी नेविगेशन सिस्टम ध्वस्त हो जाएगी। आप किसी को सूचना का जो आदान प्रदान टेलीफोन या मोबाइल के जरिए करें, ये सारी सिस्टम आपकी ध्वस्त हो जाएगी। आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस समय सब कुछ साइबर सिक्योरिटी के हाथ में है। किसी भी देश की सुरक्षा आंतरिक और बाह्य तभी तक मजबूत है जब तक उसकी साइबर सिक्योरिटी बड़ा मजबूती से सक्षम तरीके से कार्य कर रहा हो। तो इस पर भी सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित करें जिसके द्वारा हमारी साइबर सिक्योरिटी इतनी मजबूत हो कि इसमें आसानी से कोई दूसरा सेध न लगा सके। अभी आपने देखा होगा कुछ देशों के बिटकॉइन का पता ही नहीं चला कि उनके खाते से कितना पैसा दूसरे के दूसरे चले गए। तो ये सब साइबर अपराध आज बहुत हो रहे हैं। अपने भारत में भी देखेंगे फर्जी कॉल करते रहते हैं कि बैंक का अपना कोड बता दीजिए, मोबाइल नंबर बता दीजिए, आपसे ये चाहिए, अपना पासवर्ड बता दीजिए। कुछ लोग झांसे में पड़ जाते हैं। अगर दिन भर में ऐसे जो गिरोह हैं 1000-2000 को फ़ोन कर रहे हैं, 1-2 लोग भी अगर फंस गए उनके में तो 1,50,000 या उससे बड़े करोड़ों का भी कार उनके वारे न्यारे हो जाते हैं। ये सब अपराध जो साइबर अपराध आजकल फैल रहा है, ये बड़ा विस्तृत रूप से, तो छोटा सा रूप है कि ये इकोनॉमिकल रूप से केवल हमने दिखाया कि बैंक की धोखाधड़ी, ये सारे आपकी सूचनाओं को, आपके सारे डेटास को, आपकी सारी किसी भी लड़ाई को लड़ने से पहले जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है, जो भेजी जाती है इस कमान से उस कमान तक या कहीं से और तक, यदि उसको हैक कर लेता है कोई दुश्मन देश तो बड़ी आसानी से आपके सारे जो आपने सब तय कर रखे हैं कि किस पॉइंट पे हमको कार्य करना, वो सब उनको पहले से पता चल जाता है और वो उसकी काट पहले से समय से ही खोज लेते हैं। तो ये सब सुरक्षा के लिए, किसी भी देश की सुरक्षा के लिए बड़ा गंभीर विषय है जो आने वाले समय में और गंभीर होगा और इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता भी होगी। आज के क्लास में बस इतना ही, यहीं पे हम ख़त्म करेंगे। आप लोग इसको जितने भी हमने स्लाइड दिखाए हैं, इस स्लाइड को आप लोग अगर स्क्रीनशॉट ले लिए तो ठीक है, नहीं तो व्यक्तिगत रूप से हमसे ले सकते हैं। अगर किसी को ज़रूरत है तो मैं उसको सेंड कर दूँगा। चलिए, आज के क्लास के लिए धैर्य से सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद।